हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग एक नया वीडियो लेकर के आ गए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के ऊपर दूसरा वीडियो लेकर के आ गए, सेकंड वीडियो लेकर के आ गए। इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों को बड़ा ज़बरदस्त लगा, ठीक वैसे ही ये वाला वीडियो भी उसी के टाइप का है, एकदम जोरदार वीडियो है। और इसमें हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स होता है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। पिछला वाला वीडियो में आप लोग बहुत सारा कमेंट किए, उसके लिए थैंक यू गाइज। आप लोगों को वो वीडियो बहुत अच्छा लगा, ये भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा वीडियो। और आप कमेंट करके बताइएगा कि अच्छा एक चीज़ आप बताइए ज़रा कि आपको कंटेंट में कहाँ पर कमी लग रहा है। कंटेंट में कहीं कमी नहीं लगेगा, लेकिन जब ये पूरा प्लेलिस्ट, ये पूरा लेक्चर सीरीज कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप कमेंट करके बताइए कि कहाँ पर कंटेंट में कमी है। गारंटी है उसका कंटेंट में कहीं कमी नहीं होगा। तो आइए आज हम लोग वीडियो ये वाला स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे फिजिकल क्वांटिटी का। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटी से, है ना। फिजिकल क्वांटिटी के बाद फिर हम लोग को कन्वर्जन ऑफ यूनिट पढ़ना है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट जो एक उस दिन किए थे ना, N1 UN इक्वल टू N2 U2 ऐसे करके, ठीक है। चलो तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटी से। तो फिजिकल क्वांटिटी को ऐसे हम लोग डिनोट किससे कर रहे थे? हाँ, फिजिकल क्वांटिटी, और उसको हम लोग लिख रहे थे ऐसे, Q लिख रहे थे ना फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है। और उसके बाद हम लोग लिख रहे थे Q इक्वल टू NU, जहाँ पर N का मतलब क्या था? हाँ, मैग्नीट्यूड। अच्छा ऐसे आज का मेन मुद्दा जो है वो तुम्हारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट है, क्योंकि जो एग्जाम है ना जेई का और नीट का, उसमें उससे क्वेश्चन आता है। देखो ऐसा, जैसे वीडियो जो डाले थे तो बहुत लोग ऐसा भी कमेंट कर रहे थे कि सर डायमेंशन कब आएगा, डायमेंशन कब आएगा, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस इसका सबसे जरूरी टॉपिक होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। उससे क्वेश्चन आता ही आता है डायमेंशनल एनालिसिस से, समझा। और दो अलग अलग नाम है ये, डायमेंशनल एनालिसिस और डायमेंशन, दो अलग अलग चीज़ है। तो उसके उसके बारे में पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ना वो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, उससे क्वेश्चन भी आने का चांसेस है, गारंटी नहीं है लेकिन, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत कम मार्क्स का, बहुत कम वेटेज होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड। लेकिन हाँ एक चीज़ कंफर्म है कि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जेई का बता रहे हैं और नीट का बता रहे हैं, एडवांस में इससे नहीं आता है क्वेश्चन, बहुत मतलब नहीं मान के चलो उसमें नहीं आता है, क्योंकि ये कोई ब्रांच नहीं है फिजिक्स का। तो ब्रांच नहीं है तो क्वेश्चन तो इससे एक रहेगा ही रहेगा। मतलब ये अकेला कैटेगरी में फॉल करता है, क्योंकि इसमें हम लोग सारा फॉर्मूला पढ़ लेते हैं इसीलिए। तो इसको मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं और इसको क्या बोल रहे हैं? यूनिट। और फिर इस फॉर्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे हम मान लो लिखें कि 1 kg, तो 1 kg किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2। यहाँ पर N1 बोल रहे हैं 1 को, ये यूनिट हुआ। उसके बाद ये N2 बोल रहे हैं इसको, और ये यूनिट हुआ। और तुम लोग को ये बताए थे कि जो N होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है U के, है ना। मतलब अगर हम लोग N को बढ़ाएंगे तो U मतलब यूनिट कम हो जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर N को बढ़ा दिए तो ये यूनिट क्या हो गया? कम हो गया। अच्छा इसका फिर ग्राफ क्या बनता है? ग्राफ बनता है, इस तरफ N ले लेंगे और इस तरफ U ले लेंगे, तो ग्राफ कैसा बनेगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और एक और ग्राफ बनवाए थे ना, उसको दिमाग में रखना, जो क्वेश्चन करवाए थे, ठीक है। तो ये सब तो समझ गया है, लिख लिया है ये सब। चलो अब इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। लिख लिया ना, ये सारा तो लिखा हुआ है ना। चलो अब इसके ऊपर हम लोग को क्वेश्चन करना है। और क्वेश्चन पहला है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डायन। 1 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करो, ठीक है। डायन क्या होता है? डायन एक सीजीएस यूनिट है ना, हाँ। और ये न्यूटन क्या होता है? एसआई यूनिट, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, सीजीएस एसआई, इसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले एक काम करते हैं कि तुमको बाबू समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है? तो ऐसे 1 न्यूटन कितना डायन के बराबर होता है? हाँ, 10⁵ डायन। तो तुम डायरेक्टली भी समझ सकता है, लेकिन हम लोग अभी कन्वर्ट करके देखते हैं इसको। पहले हम लोग क्या फॉर्मूला लिखेंगे बताओ? N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, यही लिखेंगे। और इस तरफ क्या लिखेंगे हम लोग? 1 न्यूटन। फिर ये न्यूटन को ब्रेक करना होगा, ठीक है। वैसे ही इस तरफ हम लोग लिखेंगे कितना? ये N2 निकालना है तो इसको N2 रहने दो, N2 निकालना है ना तो उसको N2 रहने दो। और हम लोग किसका बात करेंगे फिर? U2 का। तो U2 को क्या लिखेगा? डायन। U2 को लिख देगा डायन। अब ये न्यूटन यानी कि फोर्स का बात कर रहे हैं, करेक्ट। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो फोर्स को तुम ऐसे लिखता क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होता है फोर्स का यूनिट। उसके बाद तुम जरा इसको ये ब्रेक करके लिखो, मास का क्या लिखेगा? हाँ, मास का यूनिट, ऐसा यूनिट केजी होगा। लेकिन देखो यहां पर केजी लिख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भाई ये जो डायन है ये कैसा है? सीजीएस यूनिट है ना। तो इसलिए केजी लिख के कोई फायदा नहीं। तुम इसको किस में कन्वर्ट कर लो? ग्राम में। तो इसको क्या लिखेगा? ग्राम में क्या लिखेगा? अगर जैसे मान लो पहले केजी लिखता है और इस तरफ एक्सेलरेशन के बारे क्या लिखेगा?
मीटर स्क्वायर। अच्छा सेकंड, जो जो ये जो सेकंड लिख रहे हैं उससे तो कोई दिक्कत नहीं ना है। दिक्कत का मतलब ये है कि जो मेरे पास तीन टाइप का सिस्टम होता है, एक होता है MKS, एक होता है FPS और एक होता है CGS। उसके बारे में भी करना है आज डिस्कशन। तो ये 3 यूनिट में जो सेकंड होता है वो सेकंड ही रहता है, सेकंड कहीं भी चेंज नहीं हो रहा है। चेंज होता है ये सब क्वांटिटीज, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट होता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बताओ? ठीक है, अब यहाँ पर इसको पहले पुट कर देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 1 न्यूटन के जगह पे लिख देंगे kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू N2 निकालना है। और डायन को क्या लिखेगा ब्रेक करके, बोलो डायन को ब्रेक करके क्या लिखेगा? ग्राम, मीटर के जगह पे सेंटीमीटर और सेकंड तो सेकंड रहेगा। ये समझ में क्लियर है कि डाउट है? बोलो। अब यहाँ पर ये kg की जगह हम क्या लिख सकते हैं? बोलो इस kg की जगह क्या लिखेंगे? हैं? हाँ, ये kg की जगह पे हम लिख देंगे 1 kg, तो यहाँ लिखेंगे इसकी जगह पे 1000 ग्राम। और उसके बाद ये मीटर की जगह पे क्या लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड को तो ऐसे ही रहने देना, सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, फिर यहाँ पर ये N2 ऐसे ही रहेगा और ये ग्राम, ग्राम तो ग्राम ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करना है। सेंटीमीटर ऐसे ही रहेगा और फिर नीचे में सेकंड स्क्वायर। फिर अब क्या क्या कटेगा? देखो ग्राम से ग्राम कटेगा, हाँ, ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, सेकंड स्क्वायर से सेकंड कैंसिल। खाली देखो मैग्नीट्यूड बच रहा है N2 का। और N2 का वैल्यू यहाँ से कितना आएगा फाइनली? अगर देखोगा तो 3 जीरो यहाँ, 2 जीरो यहाँ, तो कितना होगा? 10 का पावर 5 ये N2 आएगा। अब यहाँ पर डायन मत लिख देना बेवकूफ़ आदमी, डायन मत लिख के। 4 ऑप्शन दिया था भाई, एक में लिखा था N2 के बारे में, एक लिखा था 10 टू द पावर 5 डायन, एक में लिखा था 10 टू द पावर 5, एक में लिखा था 10 टू द पावर 7 और एक में खाली 10 लिखा था। तो जवाब होता 10 टू द पावर 5, क्योंकि तुमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात किया जा रहा है, मैग्नीट्यूड पूछा था उसमें। तो मैग्नीट्यूड तो ये ना हुआ जी, क्योंकि तुमको जो फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला हम पढ़ाए हैं वो पढ़ाए हैं n इंटू यू, और ये n का मतलब होता है मैग्नीट्यूड और u का मतलब होता है, तो यहाँ यूनिट थोड़ी है, ये n यूनिट होता है, ये तो खाली मैग्नीट्यूड होता है। तो यानी कि तुमको 10 टू द पावर, अगर हाँ पूरा क्वांटिटी पूछेगा तो 10 टू द पावर 5 डायन। आया समझ में ये कैसे निकाले N2? तो अभी और ऐसे क्वेश्चन देते हैं तुमको, थोड़ा अच्छा लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो देते हैं। लिख लो इसको। देखो पहले यहाँ पर तुमको पता होना चाहिए कि आंसर कितना, आंसर पहले पता होना चाहिए, ये तो फिर मिस्टेक होगा। हाँ 10 टू द पावर 7 जो 1 जूल होता है। अच्छा जूल किसका ऐसा यूनिट है बताओ? हाँ, या फिर वर्क का, वर्क का। तो 1 जूल बराबर होता है 10 टू द पावर 7, है ना? 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्क, ये होता है, ये लेके आना है। ये जूल समझ रही हो? वर्क का कौन सा यूनिट है ये? CGS की SI, SI यूनिट है ये, है ना? जूल इज SI यूनिट किसका? वर्क का। और ये अर्क कैसा यूनिट है? CGS। CGS का मतलब होता है छोटा यूनिट, ठीक है? किसका छोटा यूनिट है ये? हाँ, एनर्जी का या फिर वर्क का छोटा यूनिट, ठीक। अब हम लोग को इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो फिर फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? N1U1 इज इक्वल टू N2, ठीक। अब N1 कितना है? 1 जूल, तो इसको लिख लेते हैं 1 जूल। और हमको चाहिए N2, ठीक। और U2 कितना है? अर्ग में दिया है, तो U2 को लिख लेते हैं अर्ग। कोई डाउट है यहाँ तक? पिछले वाला जैसे सेम टू सेम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये जूल को ब्रेक करना है, तो जूल को ब्रेक करने के लिए पहले सोचना पड़ेगा कि जूल आएगा कहाँ से, किस फॉर्मूला में आएगा। जैसे पीछे F इक्वल टू ma यूज किए थे, पीछे जो अभी बता रहे थे ये वाला, इसमें देखो यहाँ पर यूज किए थे ना, ये न्यूटन के जगह पे मास इंटू एक्सेलरेशन यूज किए थे। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हम सोच रहे हैं कि कोई फॉर्मूला मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो ये जूल के लिए देखो क्या करेंगे, तुमको पता है कौन सा फॉर्मूला बोला भाई? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हम लोग वर्क, जूल होता है वर्क का यूनिट, और वर्क का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये फॉर्मूला पर हालांकि बहुत डिटेल में पढ़ना है इसके बारे, हालांकि एक्चुअल फॉर्मूला ये नहीं होता है। हाँ, FS cos थीटा होता है, अलग होता है, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पर तुम फोर्स को लिखेगा न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट को मीटर। तो यहाँ पर न्यूटन मीटर डाल के कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, क्योंकि भाई तुमको यहाँ पर छोटा यूनिट चाहिए, और ये जो लिखा हुआ ये कैसा यूनिट है? SI यूनिट है, ठीक है। न्यूटन और मीटर कैसा है? SI यूनिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये न्यूटन के जगह तुम क्या लिखोगी? kg मीटर, ये क्या हो रहा है? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर को तो मीटर रहने दो, ठीक। तो यहाँ पर फाइनली कितना आ जाएगा? ये क्या स्कैम है?
केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होगा। अब इसी को भी मत पुट करना, अभी ये केजी को भी फिर कन्वर्ट करेंगे। तो खैर पहले लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर 1 केजी मीटर स्क्वायर अपॉन पर सेकंड स्क्वायर। अरे ये क्या बकायती है, बाई सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पर फिर इस तरफ N2 अर्क। यही होगा ना। अब तुम इसको ब्रेक करेगा और ये अर्क को, इसको भी तो करना पड़ेगा। तो अर्क को तुम क्या लिखेगा बताओ, चलो देखते हैं कौन सही बताता है। हाँ क्या लिखोगी, इसके हिसाब से सोचना है, इसके हिसाब से ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना, बताओ। क्योंकि ये जो निकाले ये वर्क का ऐसा यूनिट है और ये वाला कैसा है CGS, तो ये CGS लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर ये N2 है ऑब्वियसली, और इसको भी वैसे ही लिख लेते हैं। तो ये 1 kg को क्या लिखेंगे हम, 1000 ग्राम। और ये मीटर को, देखो मीटर का मतलब होता है कितना, नहीं तो इसको मीटर, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं, इसको 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर लिख लेते हैं थोड़ा और डिटेल में। और नीचे में फिर क्या होगा यहाँ पर ये तो ऐसे ही रहेगा। तुमको आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं। यहाँ पर देखो ये केजी की जगह पे लिख दिया 1000 ग्राम, और ये मीटर की जगह पे लिख दिया 100 सेंटीमीटर, और स्क्वायर था मीटर का तो इसलिए 2 बार 100 सेंटीमीटर, ठीक। और बाकी ऐसे ही लिखा हुआ है। और तुमको निकालना क्या है, यहाँ पर क्या निकालना है, N2 का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक। तो चलो N2 का ही मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से फिर ये सेंटीमीटर ये सेंटीमीटर गया, ग्राम से ग्राम गया, सेकंड से सेकंड गया। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 10 टू द पावर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरोस बचा, ठीक। और यही क्या मिल गया हमको, N2। कोई कष्ट भाई, ये N2 इतना मिला, मतलब वही बात जो तुमको बता रहे थे कि 1 जूल किसके बराबर होता है, 10 टू द पावर 7 अर्क के। वही बात आ गया घूम के वापस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब कन्वर्जन पे आते हैं। थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं जो आया है इसी के ऊपर, लिख लो पहले इसको आराम से। तो इसमें बोला है कन्वर्ट 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनको MKS। MKS समझती हो, जो SI यूनिट जैसे बोलते हैं ना, वही MKS है। SI यूनिट को ही दूसरा बार नाम MKS बोलते हैं। कैसे ऐसा बोलते हैं अभी हम समझा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्या लिखा है, 5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, और उसको किस में कन्वर्ट करना है, MKS में, मतलब SI यूनिट में। मतलब यहाँ पर ग्राम की जगह क्या आना चाहिए, KG, क्योंकि ग्राम छोटा यूनिट होता है, और इसको MKS में यानी कि SI यूनिट में कन्वर्ट करना है तो KG आएगा। और ये सेंटीमीटर की जगह क्या आना चाहिए, मीटर आना चाहिए। तो देखो ऐसा आया सॉल्व करके, तो ये आंसर आना चाहिए सॉल्व करके, ठीक है। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे जो पढ़ा रहे थे। क्या फॉर्मूला, N1 U1 इज इक्वल्स टू N2 U2, ठीक है। नहीं मतलब कि देखो हमको वैल्यू चाहिए N2 का, तो अगर N2 पूछा एग्जाम में, मैग्नीट्यूड लिखा वहां पर, तो मैग्नीट्यूड लिखा तब तुमको सिर्फ ये लिख के आना है, फिर इसको ही मत लिख देना। अगर फिजिकल क्वांटिटी बोल दिया तब तो पूरा होगा, 4 ऑप्शन देगा उसमें, अगर फिजिकल क्वांटिटी पूछा तो पूरा का बात करना है। मतलब ये सब छोटा मोटा चैप्टर में यही सब बस एक ट्विस्ट रहता है, लैंग्वेज। अगर फिजिकल क्वांटिटी क्यू लिख दिया तो पूरा आंसर होगा, और अगर सिर्फ पूछा तुमसे क्या चीज, ये N2 पूछा तो कौन सा आंसर होगा, सिर्फ ये वाला। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बताओ, क्योंकि N2 का मतलब है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड समझती हो, मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू होता है, और वैल्यू तो ये है इसमें, ठीक है। तो देखो कैसे करना है इसको, तो काम वही करना है। N1 है तुम्हारा 5 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, और तुमको N2 चाहिए, और U2 कितना है, MKS में कन्वर्ट करना है। MKS में यानी कि क्या यूनिट आना चाहिए, हाँ। तो कैसे करेगा भाई, इसको बोल क्या करना पड़ेगा। तो इस तरफ क्या लिखेगा, पहले इस तरफ लिखेगा kg पर मीटर क्यूब, उसके बाद इसको ब्रेक करते जाएगा, फिर ब्रेक करके इसके साथ कैंसिल कर देगा, और वही तुम्हारा आंसर होगा, समझा। तो यहाँ पर पहले इसको ऐसे ही लिख दो, ग्राम पर सेंटीमीटर, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है।
इसको ब्रेक करते हैं। केजी को क्या लिखेगा बोलो? 1000 ग्राम अपॉन m का पावर 3 को, मीटर क्यूब को क्या लिखना पड़ेगा? मीटर क्यूब है ना, और तुमको पता है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है ना। तो यहाँ पर मीटर क्यूब है, तो ये सेंटीमीटर वाला चीज़ कितना बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। 3 बार मतलब कि 10 टू द पावर 6 लिखेंगे, लेकिन बहुत लोग को समझ नहीं आएगा ये। पहले इस मीटर क्यूब था तो पहले एक बार सेंटीमीटर लिखें, फिर एक बार और लिखेंगे, फिर एक बार और लिखेंगे, ठीक है? अरे हाँ सॉरी, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 3 बार लिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है? मीटर क्यूब है, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं हम लोग, एडजस्ट। अब यहाँ से फिर फाइनली N2 1000 ग्राम, और यहाँ पर इसको कितना लिखेगा? 20 मतलब 10 का पावर 6, और ये कितना हो जाएगा नीचे में? सेंटीमीटर क्यूब, कोई कष्ट नहीं। और इस तरफ क्या हो जाएगा? 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, उसके बाद फिर ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, फिर यहाँ से N2 कितना मिल जाएगा? अच्छा, यहाँ पर ये 10 टू द पावर 3 से ये 6 कट जाएगा, ये 10 टू द पावर 3 था ना ऊपर में, और यहाँ कितना था? तो 6 जीरो में से 3 जीरो मर गया, तो यहाँ कितना जीरो बचेगा? 3 बचेगा, क्योंकि 6 3 से मर गया, ठीक है? क्या हुआ अमन, नींद आ रहा है? तो यहाँ से हुआ 5, और ये 10 टू द पावर 3 बचा यहाँ पर, तो इस 10 टू द पावर 3 को इस तरफ भेज दिए, तो हो गया इंटू 10 टू द पावर 3, और इक्वल टू क्या हो गया? N2। तो ये N2 का वैल्यू आ गया, और वही लिखे थे यहाँ पर, देखो 5 इंटू 10 टू द पावर 3, ये 5 इंटू 10 टू द पावर 3 ही क्या था? N2 का वैल्यू, ठीक है? तो ऐसे करना था ये वाला। चलो अब एक और करते हैं इसके ऊपर, मतलब ये लास्ट होगा। मतलब इतना अगर तुम कर लिया भाई, तो ये जो कन्वर्जन ऑफ यूनिट वाला है ये मामला खत्म। वही काम कर रहे हैं घुमा फिरा के, सेंटीमीटर और मीटर में लेके आ रहे हैं। हाँ, इतना आसान आ सकता है, नीट में भी आता है, नीट में ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है? हाँ, नीट में ही ज़्यादातर ऐसा सवाल आता है, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। देखो अब इसको कैसे करना है। इसमें पहले क्या बोला है कि डेंसिटी कितना दिया है? 13.6 ग्राम पर सीसी, का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब का मतलब कितना होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना के बराबर होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना के बराबर होता है? कितना के बराबर है यार? 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल्स टू सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो यहां पर इसको लिखेंगे कितना, बोलो कितना लिखेंगे? 1 ml। क्या ml? सेंटीमीटर क्यूब को मीटर में यार, ऑब्वियसली। हाँ, तो इसको खैर अभी हम लोग पहले इस पे आते हैं। पहले इसको कन्वर्ट करना है SI में, तो फिर वही लिखना है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। क्या ऊपर वाला है, मतलब इससे पहले वाला? तो N1 कितना है? 13.6 और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिख दें? सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत? और N2 और U2, U2 को क्या लिखेंगे हम? केजी पर क्या, बोलो? मीटर क्यूब। और डेंसिटी का बात कर रहे हैं, तो डेंसिटी का यूनिट भी तो यही होता है ना। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग? मास बाय वॉल्यूम। तो मास केजी और वॉल्यूम मीटर क्यूब, ठीक? तो यहां से अब इस केजी को किस में लिखेंगे हम, बोलो? 1000 ग्राम, और ये नीचे है मीटर क्यूब को 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर। और ये वाला कितना? ये सेंटीमीटर क्यूब होगा ना। हाँ, यही सब गलती हो, सेंटीमीटर क्यूब। 13.6 ग्राम पर, क्या बोल रही है? सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल, ग्राम से ग्राम मर गया, तो सेम आया, वैसे ही उसी टाइप का है। तो यहाँ से N2 आएगा कितना? देखो ये 10 का पावर इससे ये कट जाएगा, तो ये 10 का पावर कितना बचेगा? 3। 10 का पावर 3 इस तरफ चल जाएगा, तो 10 का पावर 3 इस तरफ चल जाएगा, 13.6 इंटू 10 का पावर 3। और इसको हम फाइनली लिख सकते हैं, पॉइंट अगर हटाएंगे तो कितना होगा? 3600। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक ऑप्शन क्या है वो इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे लिखा है तो यही ऑप्शन होगा, ऑप्शन देख लेना, ठीक है? समझ में आ गया जी तुम लोगों को? क्लियर है ये? चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की
सिस्टम ऑफ यूनिट्स को थोड़ा सा क्लासीफाई कैसे किए वो नोट्स में जोड़ लेना तो, ठीक है। नोट्स इसका नहीं लिखवाए थे इसलिए। लिख लिया ना ये? तुम लिख रही हो बाबू, लिख लो पहले, फिर आगे बात करते हैं। देखो अब हम लोग देखो अभी जो पढ़ाई कर रहे थे एक्चुअली वो था सिस्टम ऑफ यूनिट्स। जो पढ़े जितना वो क्या चीज था? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब थोड़ा ये समझते हैं कि ये जो एमकेएस यूनिट है, एमकेएस या फिर उसको क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ठीक है, पहले उसके बारे में समझते हैं। तो यहां पर पहले लिखो सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। फिर हम लोग थोड़ा सा चलेंगे कि अगर हमको नापना हो डिस्टेंस पृथ्वी के बीच, अर्थ से लेके सन तक का, तब कैसे नापेंगे? अगर हमको अर्थ से लेकर के जो सबसे दूर वाला स्टार है, सबसे दूर वाला स्टार मतलब बहुत दूर, स्टार तो बहुत दूर दूर का होता है ना, कोई नज़दीक भी होता है, पता नहीं क्या क्या नाम होता है, सबसे कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कोई नज़दीक वाला स्टार होता है, कोई दूर वाला होता है, वो सब फालतू बात है। हाँ, लेकिन जो सबसे दूर वाला स्टार है अगर उसका डिस्टेंस नापना है तो कैसे नापेंगे? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब में तो काम नहीं चलेगा। जैसे तुमको अभी हम, हाँ, लाइट ईयर में, लाइट ईयर से भी बड़ा एक चीज़ है, नहीं, लाइट ईयर से भी बड़ा एक चीज़ है जिसमें नापते हैं। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इस पे आते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखो 3 पार्ट में हम लोग क्लासीफाई किए हैं। कौन कौन सा जी? तभी से वही पढ़ रहा है तुम लोग, तभी से वही पढ़ रहा है। एक है, पहले आया था एफपीएस, उसके बाद सीजीएस, एमकेएस या फिर एसआई यूनिट। इसको क्या बोल रहा है? फुट, इसको बोल रहा है पाउंड। लिखो लिखो जल्दी, सब लिखो, फुट, पाउंड, सेकंड, लिखते जाओ ये सब जल्दी जल्दी, लिखने वाला चीज़ है सिर्फ। और ये इसको सेंटीमीटर, और ये वाला भाई ग्राम, और ये वाला सेकंड, ठीक। उसके बाद ये एम को क्या बोलेगा? मास, तो मीटर, और ये के को किलोग्राम, और ये एस को सेकंड, और ये सिस्टम इंटरनेशनल। अब हम, मेरा क्वेश्चन क्या है? देखो मेरा क्वेश्चन ये है कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट का क्यों जरूरत पड़ा, मतलब एसआई यूनिट को इतना वैल्यू क्यों दिया गया, ये मेरा क्वेश्चन है। बताओ, कोई जवाब देगा इसका? नहीं, वो कारण नहीं है। इसको इतना भी है नहीं, तुम लोग तो सभी गलत बोल रहे हैं, कॉमन आंसर भी नहीं दे रहा इसका। हाँ, सब जगह सेम, पूरा इंटरनेशनली जो उसको एक्सेप्टेड हो, ठीक है। जैसे अभी मान लो हम एक यूनिट बना, अच्छा एक और चीज कि एसआई यूनिट बनाते कैसे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा एनसीईआरटी एग्जांपल दिया है कि एसआई यूनिट हम लोग बनाते कैसे हैं। तो इसमें एक लाइन लिखते हैं इसके बारे में हम कि द यूनिट ऑफ any quantity should be invariable। invariable समझता है? invariable देखो समझो इसका मतलब, हाँ, कांस्टेंट, इनवेरिएबल, देखो समझो। लेकिन ये किसके बारे में बोल रहा है? देखो ध्यान दो, यूनिट के बारे में बोल रहा है। ये क्या मतलब हुआ, ये बताओ हमको जरा, यूनिट के बारे में क्या बोलना चाह रहा है, मतलब ये बताओ हमको जरा। हाँ ठीक है, तुम उसका उल्टा बोल दे रही हो, ठीक है। ये लिखा भाई, लिख लिया? चलो बताते हैं इसका मतलब, ये जो लिखे हैं उसका मतलब बताते हैं, ठीक है। वो उसको हिंदी में प्रोनाउंस कर दे रही है। देखो जैसे मान लो कि हम एक यूनिट बनाते हैं अपने से, मान लो हम यूनिट बनाते हैं, एक झोला बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, किसके? ठीक, हम अपने से यूनिट बना दिए, एक झोला बराबर, एनसीईआरटी में लिखा है ऐसे, इफ, एनसीईआरटी में नहीं, कोई पता नहीं कौन सा बुक था, उसमें लिखा है कि इफ, नहीं नहीं उसमें कहाँ लिखा है, ऐसे बोला है उसमें कि अगर हम लोग कोई अपने से यूनिट बनाते हैं तो वो जो अपने से हम लोग यूनिट बनाए हैं वो कल तक फेल ना हो जाए कहीं, तो उस पर हम लोग को कंफर्म होना चाहिए। मतलब जैसे आज हम बोल रहे हैं एक झोला बराबर 100 सेंटीमीटर, चलो इसको हम एक्सेप्ट कर लिए। अब कल हम बोलेंगे कि नहीं, 2 झोला बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, तो फिर पिटा जाएगा ना जी, गलत बात हो गया ना। ये हमको क्या लिखना चाहिए? 2 झोला बराबर 200 सेंटीमीटर लिखना चाहिए ना, और हम आज उल्टा बात कर रहे हैं। तो वही बात बोल रहा है कि वेरिएबल नहीं, मतलब कि आज कुछ और बोल रहे हैं कल कुछ और बोलेंगे, ये बात नहीं होना चाहिए। क्या? हाँ, मतलब कल तक चेंज नहीं हो जाए, वो चीज़ नहीं है। एक बार जो बोल दिया वो पक्का होना चाहिए और वो हर जगह एप्लीकेबल वही होना चाहिए। इसीलिए नहीं तो ये कारण नहीं हुआ एमकेएस को एक्सेप्ट करने का, मतलब जो एसआई यूनिट है उसको एक्सेप्ट करने का ये कारण नहीं है। क्या कारण है हम बताते हैं। क्या? हाँ बता रहे हैं, वो समझा रहे हैं, इसलिए तो समझा रहे। देखो एक चीज़ होता है, पहले देखो बताते हैं। जैसे मान लो कि हम पहले बात करते हैं फिजिक्स का, तो फिजिक्स में 2 चीज़ से हम लोग अभी सबसे ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, 2 चीज़ का, एक है फोर्स और दूसरा है एनर्जी।
तुमको दिखा देंगे ये चीज, तुम बस मेरा बात पे बिलीव करो। तुम हर चैप्टर में जाना, मतलब जो अभी तो चल रहा है सब तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये सब नहीं। चैप्टर नंबर 5 यानी कि लॉज ऑफ मोशन, वहां से तुम पढ़ना, तुमको हर जगह ये फोर्स और एनर्जी मिलेगा। उसके बाद जितना चैप्टर आएगा, जितना भी चैप्टर, हर जगह ये तुमको फोर्स और, 12th में भी, खाली 11th का नहीं बोल रहे हैं, 12th में भी हर चैप्टर में फोर्स और एनर्जी मिलेगा ही मिलेगा। हर जगह तुम फोर्स और एनर्जी के ही बारे पढ़ेगा हर जगह, ठीक। तो यानी कि ये मान के चलो कि पूरा फिजिक्स का 90% इसी में है, फोर्स और एनर्जी के बारे में। 90% ऑफ द फिजिक्स, पूरा 90% बोल रहे भाई। तो अब क्या है ना कि जैसे हम बात करते हैं पहले एनर्जी का, और एनर्जी का हम लोग, एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क। एनर्जी को ही क्या बोल रहे हैं, वर्क। और इसका यूनिट क्या है, एसआई यूनिट, जूल। अब सुनो, अब देखो क्या है कि जैसे अगर तुमको हम बोले कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में मेजर करता है? जैसे अगर तुमको हम बोले इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल रहे हैं, कोई बताएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में मेजर करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वेरी गुड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग मेजर करते हैं वॉट आवर में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग मेजर करते हैं वॉट आवर में, ठीक। अब दूसरा हम लोग बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी का। मैकेनिकल एनर्जी को किस में मेजर करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी, बताओ बताओ बताओ। जूल, मैकेनिकल एनर्जी को जूल्स में। फिर हीट को, हीट एनर्जी को, हीट एनर्जी के लिए हम लोग एक और दूसरा यूनिट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कैलोरी, वेरी गुड। इसको मेजर करते हैं हम लोग कैलोरी में, समझा? अब इतना फालतू कौन दिमाग लगाएगा, ये भी एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो एनर्जी है, ये भी मैकेनिकल एनर्जी, ये भी एनर्जी है, और हीट एनर्जी, तीनों एनर्जी है। तो एसआई सिस्टम बोलता है इतना करने की जरूरत नहीं है, आप ये तीनों का यूनिट क्या बोल सकते हैं? जूल। इसीलिए एक्सेप्टेड है। क्या बोल रहा है? क्योंकि देखो कैलोरी का जो वैल्यू है ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ा हो जाएगा मतलब, बहुत बड़ा हो जाएगा मतलब समझो। देखो जैसे अभी हम तुमको बताएं कि अर्थ से लेके सन तक का डिस्टेंस कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर। तुम बोलेगा सर तो फिर ठीक तो है, 15 करोड़ किलोमीटर हम मेजर कर लेंगे, लेकिन वो 15 करोड़ किलोमीटर बहुत बड़ा डेटा हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि उस ऐसा कोई यूनिट ले लेंगे जो उतना 15 करोड़ ना बोलना पड़े, कुछ छोटा बोलना पड़े, जैसे 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर नहीं बोलना चाहिए, हालांकि बोलना चाहिए हमको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 15 करोड़ किलोमीटर के। फिर से एक बार 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 15 करोड़ किलोमीटर के। तो ज्यादा आसान कौन सा लग रहा है बोलने में? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अच्छा, ऐसे ही यहां पर बात खत्म नहीं हुआ, अभी उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। खैर समझ रहा है क्या मतलब कि हमको आसानी हो बोलने में, इसीलिए हम लोग किसको एक्सेप्ट करके चले? एसआई यूनिट को। तो यानी कि तुम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी यूनिट क्या बोलेगा? जूल। मतलब ये जो वॉट आवर है उसको क्या बोलेगा? जूल। और ये जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको तो जूल बोल ही रहा है, और ये जो हीट एनर्जी है उसको भी क्या बोलेगा? जूल। आगे भी तुम नया नया टर्म्स पढ़ेगा, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, ये सब का यूनिट क्या बोल सकता है? जूल बोल सकता है। पोटेंशियल एनर्जी, सबका यूनिट जूल। ठीक है, तो इसीलिए एसआई यूनिट, ये जो तुम्हारा एसआई यूनिट है या फिर जो एमकेएस सिस्टम है उसको एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, तो अब इसके बारे में एनसीईआरटी एक नाम लिखता है, वो अभी हम लिखवा देते हैं पहले। और एक और चीज समझना है, कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट सिस्टम एक समझना है, उसके बारे में बताते हैं, पहले उसको लिख लो। ठीक है, हाँ, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट समझना। तो अभी जो हम लोग पढ़े इसी को क्या बोल रहे हैं? ये जो पढ़ाई किए इसी को बोल रहे हैं रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, ये जितना जो तुमको समझाएं अभी हम। ठीक है, अब हम लोग हैं क्या बोल रहे हैं? हाँ, ये जो अंडरस्टैंडिंग है ना, इसी को बोलते हैं रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मतलब कुल मिला के हम लोग आंसर दे रहे हैं, इसलिए रैशनल आ रहा है वर्ड। रैशनलाइजेशन बोलते हैं ना, रैशनलाइज करना मतलब फाइनल सॉल्व करना, इसीलिए इसको रैशनल बोल रहे हैं। मतलब कुल मिला के देखे कि वॉट आवर, जूल, कैलोरी, तो इसलिए जूल बोल देते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट पे। ठीक है, कोहेरेंट सिस्टम। कोहेरेंट सिस्टम पहले समझा देते हैं क्या होता है, फिर लिखवा देंगे इसके बारे। कोहेरेंट सिस्टम उसको बोलते हैं जिसको यूनिट्स, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ किसके बारे? लेकिन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट के ही बारे चल रहा है कोहेरेंट सिस्टम। अच्छा, ये सारा जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं सब किसके अंदर है? एसआई यूनिट के अंदर। क्योंकि वो जो तुम्हारा सीजीएस था यानी छोटा यूनिट, और जो तुम्हारा एक और कौन था? एफपीएस, वो सारा रिजेक्ट कर दिया। ये जो एफपीएस था एक्चुअली ये ब्रिटिश वाला टाइम का है, एफपीएस। चलो देखो, तो कोहेरेंट सिस्टम क्या होता है? जैसे मान लो हम लिख रहे हैं यहाँ पर F इज इक्वल्स टू ma, फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू मा लिखते हैं ना, F इक्वल टू मा। तो इसको अगर हम लिखे 1 न्यूटन, क्या लिखें? 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन को लिखेंगे हम 1 kg, और एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे? 1 मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। या फिर इसको हम ऐसे लिख दें, अगर 1 न्यूटन बराबर 2 kg, 2 kg। अब यहां क्या लिखेगा एक्सेलरेशन को जरा बताओ। 1 न्यूटन चाहिए हमको आंसर में, तो एक्सेलरेशन को क्या डालेगा यहां पर? वेरी गुड, 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सुनो, आगे सुनो, आगे सुनो। फिर यहां तुमको 1 ही न्यूटन चाहिए, तो तुम इसको ऐसे लिख सकता है 3 kg 1/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो कोहेरेंट सिस्टम है ये बोलता है कि हमको कोई मतलब नहीं है मैग्नीट्यूड से। देखो बाबू, तुम अभी क्वांटिटी के बारे में क्या पढ़ा था कि Q इक्वल टू क्या होता है, जहां पर U का मतलब यूनिट, N का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड। तो कोहेरेंट सिस्टम ये बोलता है कि हमको ये जो मैग्नीट्यूड है उससे कोई मतलब नहीं है, हम ये यूनिट से ही एक्सप्लेन कर देंगे। क्या चीज एक्सप्लेन कर देंगे यूनिट से? कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे हम यहां पर सिर्फ न्यूटन लिख देंगे, तुम समझ जाएगा ना फोर्स का बात कर रहे हैं। अब चाहे तुम 1 न्यूटन को ऐसे लिखो, चाहे 1 न्यूटन को ऐसे लिखो, चाहे 1 न्यूटन को ऐसे लिखो, ये 3 कट ही जाएगा, ये 2 कट ही जाएगा। तुम सिंपल लिख सकता है कि जो न्यूटन होता है वो किसके बराबर होता है, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ठीक, मतलब वैसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसको मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं हो, बिना मैग्नीट्यूड का वो जज कर देगी कौन सा क्वांटिटी है, उसको बोलते हैं कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं 2 लाइन, इसको छाप लो। डेफिनेशन उसका क्या लिखा है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ, देख भाई क्या लिखा है, फंडामेंटल क्वांटिटी। क्योंकि तुमको पिछले क्लास में हम बताए थे कि चाहे डेराइव्ड क्वांटिटी हो, मतलब चाहे डेराइव्ड क्या, डेराइव्ड ही क्वांटिटीज होता है। मेरे पास जो लेंथ है, मास है, टाइम है, और क्या है, टेम्परेचर, और क्या है, कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारा 7 को छोड़ करके और जो भी फिजिक्स में क्वांटिटीज है सारा डेराइव्ड है, और वो सारा डेराइव्ड किससे मिलके बना है, फंडामेंटल क्वांटिटी से। तो वही बोल रहा है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब मीटर, सेकंड, केजी, इसको आप सिंपल मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ये बता सकते हैं कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी का हम बात कर रहे हैं। वहां पर मैग्नीट्यूड का जरूरत नहीं पड़ेगा, जैसे यहां पर ये 2, 3 सब का जरूरत नहीं है। देखो वही बात लिखा है ना, विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यू। क्लियर है, बात समझ में आ गया ये? ठीक है चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे बात आते हैं उस पर, हम लोग जो मेन मुद्दा है वही जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ता है हम लोग को। ठीक है, लार्ज डिस्टेंस बोलते हैं तो 3 नाम आता है मेरे सामने। जब लार्ज डिस्टेंस का बात करते हैं तो 3 नाम आता है। कौन कौन सा? एक जो अभी डिस्कस कर रहे थे, एक आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, फिर दूसरा आता है लाइट ईयर, और तीसरा आता है पार्सेक। पार्सेक, ये 3 आता है। पार्सेक जो होता है वैसे मामूली नहीं है। पार्सेक जो होता है उसमें हम लोग कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लगाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं और तब आंसर बताते हैं, तो इसलिए पार्सेक का बहुत इज्जत है। ठीक है, लिख लो इसको पहले, हो गया ना ये। चलो अब आगे हम लोग चलते हैं उसी पे, यानी कि मेरा जो लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए है ना, तो लिखो लार्ज डिस्टेंसेस। लार्ज डिस्टेंसेस के लिए हम लोग वो सब यूज नहीं करेंगे जो तुम सोच रहा है, मतलब मीटर, किलोमीटर, ये सब को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हम बोले, जैसे ये बोले कि द डिस्टेंस between earth and sun is 15 करोड़ किलोमीटर। बकवास लग रहा है सुनने में, लेकिन अगर हम ये बोल दें द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1 AU। AU मतलब हाँ, स्पेलिंग लिख देते हैं गरीब लोग के लिए, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। मतलब 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इतना करोड़ के बराबर, 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होता है। तो यानी इसका बहुत इज्जत है। अब यहां पर इज्जत खत्म नहीं हुआ। अगर हम बात करें कि मरकरी से लेकर के सन का कितना डिस्टेंस है, कितना एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्या लगता है कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा ना, मरकरी तो बहुत नजदीक है ना भाई। तो मरकरी के लिए लिखेगा, मरकरी जो है वो सन से कितना दूरी पे वो लिख रहे हैं, 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। किलोमीटर में पता नहीं कितना होता है, तो ये ज्यादा सही है यार किलोमीटर में। और वो एक और कौन सा प्लेनेट है जो मरकरी के बाद आता है, वीनस। तो वीनस 0.72 एस्ट्रोनॉमिकल, ऐसे ही कुछ होता है। ठीक है, समझ गया ना। तो मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एक ऐसा यूनिट है जिससे ये बोल लो कि प्लैनेट्स का दूरी नाप सकते हैं, प्लैनेट का और सन का जो भी है वो सबका दूरी नाप सकते हैं। लेकिन ये चीज भी फेल कर जाता है जब हमको इसका दूरी नापना होता है, स्टार का। तो स्टार का दूरी जब नापना होता है तो क्या आता है, लाइट ईयर। ठीक है, तो अब लाइट ईयर के बारे में बात करते हैं, लिख लिया ये। हाँ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ा कौन सा है, लाइट ईयर। लाइट ईयर से भी बड़ा कौन है, पार्सेक।
क्लियर है? तो लाइट ईयर के ऊपर छोटा सा एक क्वेश्चन भी है, उसको भी करवाएंगे। लाइट ईयर छोटा सा क्वेश्चन नहीं, मतलब अंडरस्टैंडिंग है छोटा सा, लिख लिया ये, आगे चले। अच्छा लाइट ईयर जो है ये लड़की बताएगी अभी, क्या नाम है तुम्हारा? टाइटल हाँ, स्नेही अभी बताएगी हम लोग को कि जो लाइट ईयर है वो डिस्टेंस है, स्पीड है कि टाइम है? लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस है, स्पीड है कि टाइम है? लाइट ईयर स्पीड है, डिस्टेंस है कि टाइम है? बोलो भाई, नहीं पता क्या चीज होगा? स्पीड, लाइट ईयर डिस्टेंस है, टाइम डिस्टेंस दोनों? वाह वाह, सुना आंसर, टाइम डिस्टेंस दोनों है, बायोलॉजी। तू बता भाई। हाँ देखो ऑप्शन दे रहा है, या तो डिस्टेंस या तो स्पीड। तू बता भाई, ये एनटीए बन गया यही, सही बता भाई। हाँ लेना लेना लिख, क्या होगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस। अरे भैया डिस्टेंस है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस है, और इससे दिक्कत हो रहा था। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो डिस्टेंस था वो छोटा पड़ रहा था, इसलिए हम लाइट ईयर लेकर के आ गए। तो लाइट ईयर भी डिस्टेंस है भैया, समझा? और लाइट ईयर क्यों लेके, क्या लाइट ईयर तुम यहां से अपना घर तक का दूरी नापने के लिए लाइट ईयर का बात करेगा? नहीं, लाइट ईयर का तब बात करेगा जब यहां तुमको अर्थ से कोई बहुत दूर में एकदम इन्फिनिटी पे कोई स्टार है जिसको तुम इमेजिन भी नहीं कर सकता है, उसका अगर डिस्टेंस नापना है तब तो करेगा। वैसे कैसे? हाँ वो बात करते हैं। देखो जो 1 लाइट ईयर, पहले तुम देखो, सब छोड़ दो बाबू, पहले तुम समझो 1 लाइट ईयर का डिफिनेशन। पहले तुम 1 लाइट ईयर का डिफिनेशन, ये तो समझ गए, तो बहुत सिंपल था कि जैसे यहां पर सन है और ये अर्थ है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है इसी को बोलेंगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फिर इसको लाइट ईयर से भी हम लोग कंपेयर कर लेंगे, ठीक है? अच्छा ये तो बहुत मामूली सा बात था, यहाँ पर तुमको थोड़ा कंपेयर भी कर दिया कि ये इसके बराबर होता है, खत्म हो गया, बस इसमें इतना ही समझना था, ठीक है? अब आगे चलो, आगे हम लोग को किसके बारे में बात करना है? लाइट ईयर के बारे में। तो 1 लाइट ईयर को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, एल वाई। 1 लाइट ईयर को हम लोग पहली बात तो डिस्टेंस बोल रहे हैं, और डिस्टेंस क्या चीज का? तो जैसे मान लो एक प्रोटॉन है, क्या है? जो कि बहुत छोटा पार्टिकल है, तो वो प्रोटॉन एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, उसको बोलते हैं लाइट ईयर। समझ गया? प्रोटॉन बोले, सॉरी फोटॉन ईयर। अब सुनो एक और चीज, फोटॉन ईयर, प्रोटॉन कैसे ट्रेवल करेगा? प्रोटॉन तो मूवी नहीं करता है, फोटॉन बोलना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो फोटॉन होता है वो एनर्जी पैकेट होता है, जो कि किसमें प्रेजेंट होता है? लाइट में। अच्छा एक और बात सुनो, तुम सिंपल ये भी बोल सकता है कि जैसे मान लो कि यहां से सनलाइट निकला, यहां से क्या निकला? सनलाइट। और सनलाइट से हम लोग ये जानना चाहिए, सनलाइट या फिर कोई भी लाइट हम लोग अर्थ से छोड़ते हैं, और हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये जो लाइट निकाले हैं हम लोग, वो स्टार, एक बहुत दूर में स्टार है, तो उस स्टार का मेरा अर्थ से कितना दूरी है, तो उसको नापना है तो किसमें नापेंगे? लाइट ईयर में। समझ गया? और लाइट ईयर को नहीं समझा? लाइट ईयर को देखो, लाइट ईयर जो है ना उसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं स्पीड ऑफ लाइट से, कि जो लाइट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल, सुन अब ध्यान से, एकदम एक लाइन बता रहे हैं, जो लाइट है ना, लाइट रोशनी, इस रोशनी का बात कर रहे हैं, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक साल में। फिर से एक बार, जो लाइट है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक साल में, उसको क्या बोलते हैं? लाइट ईयर। अभी देख करके भी बताते हैं तुमको। लाइट ईयर एक डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? बोल। स्पीड, अभी फील करवा देंगे भाई, टेंशन क्यों ले रहा है? स्पीड इनटू टाइम होता है। अब हम किसका टाइम कितना दिए हम तुमको, बताओ? 1 साल दिए ना, क्योंकि अभी तुमको बताएं हम, 1 लाइट ईयर का मतलब होता है, 1 लाइट ईयर का मतलब होता है 1 साल। 1 साल तक कौन चला? हम लोग। लाइट कितना दूरी तक चला, समझ में आया? लाइट कितना दूरी तक गया, कितना देर में? 1 साल में। और लाइट का, अच्छा लाइट ही क्यों लिया यहां पर? हाँ, क्योंकि लाइट का स्पीड सबसे तेज है, इसीलिए हम लोग, ताकि डिस्टेंस जल्दी कैलकुलेट कर सके। समझ रहे हो? उतना दूर स्टार में, उतना दूर वाला स्टार में कोई आदमी को भेजेगा रॉकेट में बैठा के या कोई भी चीज में, तब तो पूरा साल मर जाएगा, तब तक तो आधा रास्ता में ही। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इसलिए हम लोग हेल्प लेते हैं, इसलिए हम लोग लाइट का बात करते हैं। तो स्पीड कितना होता है लाइट का, कोई बताएगा? 8 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना दे रहे हैं? 1 ईयर। तो 1 ईयर में कितना डेज होता है? हाँ, उसके बाद फिर उसको किस में कन्वर्ट करेगा? फिर 365 डेज में कितना आवर होता है? 24 आवर होता है। और 24 आवर में कितना मिनट होता है? मतलब सॉरी, 1 घंटा में कितना मिनट होता है? तो इसको 60 से गुना करेगा। और 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? तो ये जो सॉल्व करके आएगा
वो जो तुम्हारा, अच्छा एक एक चीज सुनो, ये वाला तुम्हारा आवर में हुआ, ये इसमें हुआ, तो ये जो मेरा आंसर आने वाला है किस में आने वाला है भाई? मीटर में आने वाला है। आया समझ में? जो आंसर आने वाला किस में आएगा? मीटर में आएगा, पूरा सॉल्व करके। तो ये तुमको पता चल जाएगा कि एक लाइट ईयर में, एक लाइट ईयर में जो लाइट है, एक साल में, मतलब समझ रहा है ना, एक साल में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है बाबू? ये तो 365 तो कांस्टेंट है ना, ना ना, 365 कहाँ कांस्टेंट है? चेंज भी तो होता है ना, ये चेंज होता है बाबू। और क्या हो सकता है चेंज? लाइट का स्पीड, हाँ ये भी थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लाइट का स्पीड भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बाकी ये सब तो फिक्स है। हाँ मीडियम के हिसाब से लाइट का मीडियम तो सेम रहेगा भाई। मीडियम तो यहाँ पर किसका रहेगा? ये भी लिख दे रहे, किताब में लिखा है, अपने अपने मन से नहीं एक्स्ट्रा लिखवा रहे हैं। ये वैक्यूम बोला है किताब में कि वैक्यूम का ही बात करना है, क्योंकि स्टार तो वैक्यूम में है ना, जो स्टार का मेजरमेंट करना है। तो यानी कि जो लाइट ईयर है उससे तुम किसका डिस्टेंस मेजर करता है? स्टार्स का, जो बहुत दूर में स्टार्स होता है उसका। और फिर हम लोग अब फिर बात करेंगे अभी पार्सेक का, ठीक है, लिख लो इसको। 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे पार्सेक का, और तुमको पता है पार्सेक इससे भी बड़ा यूनिट होगा, लेकिन पार्सेक को थोड़ा मेजरमेंट करने का तरीका बहुत अलग होगा। तुम जैसे सोच रहे सिंपल वैसा नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय।